हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं, हमने जेंडर, सेक्स और जेंडर इनइक्वलिटीज़ एंड इश्यूज़ पे भी एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो है जेंडर लॉ और जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वलिटी के थोड़े से कोई एमसीक्यूज़ बचे थे, वो भी आज हम करेंगे, ठीक है। तो मैं संजय कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ ये एमसीक्यूज़, ठीक है, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन पे। तो हम पहले जो हमारे पेंडिंग एमसीक्यूज़ हैं 4-5 वो देख लेंगे, और उसके बाद जो जेंडर ह्यूमन राइट्स पे, जेंडर लॉज पे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी हम आज कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी लेक्चर्स पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो उसकी वजह से ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू था जिसकी वजह से कल वाला लेक्चर नहीं आया था, वो एमसीक्यूज़ वाला नहीं आया था। तो आज हम वो एमसीक्यूज़ बताएँगे, ठीक है। तो हमारा जो अब हम एमसीक्यूज़ देखते हैं क्या है, ठीक है। जिसका कोई डाउट रहेगा वो कमेंट ज़रूर करे, ठीक है। कमेंट से भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो कमेंट आपके हों तो उसमें ही आपके डाउट क्लियर्स हों, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम एमसीक्यूज़ बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका बोलता है विच टर्म डिस्क्राइब, कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है किसको, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर। पावर की बात आ गई है, ठीक है। पावर हेल्ड बाय मैन इन सोसाइटी, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो पावर की बात करती है, जब किसमें, चाहे वो सोशली बोलो या इकोनॉमिकली बोलो, पॉलिटिकली बोलो, ये सारी पावर्स कौन हेल्ड करता है, मैन, मतलब मेल जो है वो इस पावर को रखता है, हेल्ड करता है। तो आप बताओ इनमें से कौन सी वो टर्म है। सबसे पहले बोला है पैट्रियार्की, सेकंड है मैट्रियार्की, थर्ड है एंड्रोगिनी, फोर्थ वन है जेंडर न्यूट्रलिटी। तो आपको पता होना चाहिए इसमें पैट्रियार्की ही वो टर्म है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो क्या बताती है, क्या डिस्क्राइब करती है, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल पावर हो, वो हेल्ड कौन करता है, मेल करता है, हेल्ड बाय मैन इन ए सोसाइटी, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है पैट्रियार्की। अब वो कैसे है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ। यह है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की रेफर्स टू अ सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड बाय प्राइमरी पावर एंड प्रीडोमिनेंट इन द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको हम पैट्रियार्की ही बताते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका एक ऑप्शन बाहर है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज़ वन वे टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन वर्क प्लेस। बोलता है कौन से वे है ना, कौन सा रास्ता है जो क्या करता है, वन वे बताना है हमने, जो प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है जेंडर को इक्वलिटी के लिए, कहाँ पे, वर्क प्लेस पे, काम की जगह पे, ठीक है। अब सबसे पहले बोलता है क्या है, इम्प्लीमेंटिंग जेंडर बेस्ड पे स्केल्स। बोलता है मतलब इम्प्लीमेंट करना जेंडर के बेस पे क्या, पे स्केल्स है ना, पे देना, वेजेस देना। तो ये चीज़ बिल्कुल वर्क प्लेस पे क्या लगती है आपको, ठीक है या गलत है। ये वर्क प्लेस पे जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करती। जब हम जेंडर बेस्ड पे देखते हैं, पे स्केल देंगे तो जेंडर इक्वलिटी नहीं, जेंडर इनइक्वलिटी करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, बोलता है प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली फॉर मैन, खाली मैन को क्या है लीडरशिप क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। उससे क्या आपको लगता है कि वो प्रमोट करता है जेंडर इनइक्वलिटी को, वो भी प्रमोट नहीं करता जेंडर इनइक्वलिटी, ये जेंडर इक्वलिटी को, ठीक है। तो थर्ड वन जो है वो है एनफोर्सिंग पॉलिसी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। बोलते हैं क्या करना, मतलब एनफोर्सिंग होना, ठीक है। एनफोर्स किस चीज़ का होना, बोलता है कि पॉलिसीज़ का किसके अगेंस्ट, जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे उसके अगेंस्ट क्या हो, पॉलिसी क्या हो, उसके मतलब अगेंस्ट पॉलिसी बने, है ना। मतलब जो वो वैसा कोई हरासमेंट करे, सेक्सुअल हरासमेंट करे, उसको कोई ना कोई सज़ा हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या है, वो है जेंडर इक्वलिटी की बात, ठीक है। तो ये सही बात है, इसकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ बोलता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देना वुमेन टू, मतलब वुमेन को रिस्ट्रिक्शन कर देना कुछ सर्टन जॉब्स के लिए। तो ये कहाँ इक्वलिटी की बात है, ये भी इनइक्वलिटी की बात है, ठीक है। तो इसमें जो था मैंने आपको बताया कौन सा था, सी वाला सही था कि एनफोर्स करना किसके अगेंस्ट, जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि रिस्ट्रिक्शन वुमेन्स को सर्टन जॉब्स के लिए अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, रोकोगे कुछ जॉब्स के लिए, तो वो क्या है, वो इनइक्वलिटी है ना, वो इक्वलिटी की बात नहीं करता।
वही एक्सप्लेनेशन भी है। बोलता है एनफोर्सिंग पॉलिसी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ सेफर, है ना, सेफर एंड मोर इक्विटेबल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, है ना, एंड इंक्लूजन्स। ठीक है, समझ आ रहा होगा, कमेंट करना। ठीक है, तो वही बात है कि आपका कमेंट ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, तो उसी से थोड़ा हम फिर से मोटिवेट होते हैं और आपके लिए MCQs लेक्चर्स अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। 6th यूनिट आपका चल रहा है। ठीक है, 2nd यूनिट भी आपके अब दो से 3 सब यूनिट टोटल बचे हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद 3rd स्टार्ट हो जाएगा, तो बस 3 यूनिट टोटल बचते हैं और वो उसको ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से आपके जो हैं ये लेक्चर्स ख़त्म कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ वन इम्पैक्ट, ऐसा कौन सा एक इम्पैक्ट बताओ जो किसकी बात करता हो आप, जेंडर इनइक्वलिटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन को लेके वो क्या करता हो, जेंडर इनइक्वलिटी की बात करता हो। ठीक है, एजुकेशन को लेके। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन बोलता है हायर एनरोलमेंट रेट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। जब हायर एनरोलमेंट होगा, ज़्यादा बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में होंगे, तो वो जेंडर इक्वलिटी होगी, ना कि जेंडर इनइक्वलिटी। तो बात हमने किसकी बतानी है, इनइक्वलिटी की। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, वो गलत है। सेकंड बोलता है इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड। स्टेम फील्ड मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, इसकी फील्ड में। ठीक है, तो इसकी फील्ड में क्या होगा, इक्वल, अगर इंक्रीज होगी पार्टिसिपेशंस तो वुमेन्स की, तो वो इक्वलिटी की बात होगी, जेंडर इनइक्वलिटी बताना है हमने, है ना। कौन सा ऐसा एक इम्पैक्ट है जो जेंडर इनइक्वलिटी की बात करता है गर्ल्स एजुकेशन में, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। आपने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पे याद रखना, कभी नॉट लगा होता है, कभी क्या लगा होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और थर्ड वन वाला है, बोलता है लो लिटरेसी रेट होगा गर्ल्स का। लो लिटरेसी रेट, बिल्कुल कम पढ़ी लिखी गर्ल्स होंगी, तो उससे क्या होगी, जेंडर इनइक्वलिटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन होगी। ठीक है, वो एक इम्पैक्ट होगा, वन इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट अमंग गर्ल्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। और फोर्थ वाला क्या है, बोलता है इक्वल, जब बात आ गई इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप पोजीशंस में होगी, वो इनइक्वलिटी की इम्पैक्ट नहीं होगा, वो इक्वलिटी का होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, वैसे ही थोड़ा MCQs को एक्सप्लेन करते हुए, जेंडर इनइक्वलिटी ऑफन रिजल्ट इन लोअर लिटरेसी रेट। ठीक है, इनइक्वलिटी लोअर लिटरेसी रेट अमंग गर्ल्स ड्यू टू बैरियर्स सच एज अ लिमिटेड एक्सेस टू स्कूलिंग, है ना, चाइल्ड मैरिज, कल्चर नॉर्म्स फेवरिंग बॉयज एजुकेशन। ठीक है, तो ये याद रख लेना ये कैसे है। ठीक है, MCQs के ऑप्शंस ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको समझने। हम एक क्वेश्चन के साथ 3 और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं खाली एक MCQs नहीं करा रहा होता हूँ आपको, मैं एक ही MCQs में 2-3 चीज़ें और भी बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब है 35 वाला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच टर्म डिस्क्राइब द अनइक्वल। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ऑप्शन आपको खुद ब खुद दिखेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, हमने बोलना है इनमें से जितनी भी टर्म्स है, जैसे जेंडर बैलेंस है, जेंडर पार्टी है, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, जेंडर सेग्रीगेशन है, इन टर्म में से हमने बताना है कौन सी ऐसी टर्म है जो किस चीज़ की बात करेगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये आपको दूर से ही आपका ऑप्शन जो है ना, ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में ही आपको पता है क्या होता है, जो काम होता है वो डिवाइड होता है जेंडर डिवीजन का। जैसे कि जो घर के काम है वो वुमेन करती है ना, खाना बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों को खाना देना है। तो इसमें ही क्या है आपका, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैन एंड वुमेन्स की। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑफन रिफ्लेक्टिंग एंड रिनफोर्सिंग जेंडर इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ वन कॉन्सिक्वेंसेज। हमने अब जेंडर इनइक्वलिटी, देखो अभी फिर से जेंडर इनइक्वलिटी की कॉन्सिक्वेंसेज बतानी है हमने ना। कॉन्सिक्वेंसेज समझते हो ना, नतीजा जिसको बोलो या परिणाम बताओ, है ना, तो वो वाला हमने नतीजा बताना है कौन सी, जेंडर इनइक्वलिटी का, किस चीज़ को लेके, इन लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमने पढ़नी है। सबसे पहले बोलता है कि क्या होगा, बोलता है इंक्रीज इकोनॉमिक ऑटोनॉमी फॉर वुमेन। जब उनकी इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमी इंक्रीज होगी, ऑटोनॉमी किसके पास रहेगी, मतलब इकोनॉमी अपने आप ही, और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी रहेगी किसकी, इंक्रीज होगी, वुमेन्स के लिए। तो उससे क्या होगा, जेंडर इनइक्वलिटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है,
सेकंड बोलता है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल। जब इम्प्रूव्ड की बात है तो इनइक्वालिटी कहाँ से आ गई, है ना, इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव्ड हो रहा है, एक्सेस कर रहे हैं वो क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके गलत हुए। थर्ड वन बोलता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी टू डिस्प्लेसमेंट एंड होमलेसनेस। ठीक है, बोलता है क्या है, देखो हमने जेंडर इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप की बात की थी, होमलेसनेस बेघर, ठीक है, समझते हो ना, बेघर है ना, होमलेसनेस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी टू डिस्प्लेसमेंट है ना, जो नाजुकपनता है या नाजुकपन बोल सकते हो आप इसको, या कोमलता, वल्नरेबिलिटी टू डिस्प्लेसमेंट, तो और होमलेस होगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है किसकी, जेंडर इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। और हायर रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगा तो आपको उसमें जेंडर इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप में नहीं देखेगी। ठीक है, हायर रेट्स हो रहा है, तो लोअर रेट्स होता तो मे बी चांसेस है। ठीक है, देखो जेंडर इनइक्वलिटी यहाँ पे ऑप्शन भी एक्सप्लेन किया है कि जेंडर इनइक्वलिटी इन लैंड एंड ओनरशिप प्रॉपर्टी राइट्स कैन लीड वल्नरेबिलिटी, है ना, वल्नरेबिलिटी टू डिस्प्लेसमेंट एंड होमलेसनेस पर्टिकुलरली फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वाला क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज़ वन स्ट्रेटजी, हमने कोई एक स्ट्रेटजी बतानी है। ठीक है, क्या वो एक कौन सी एक स्ट्रेटजी है जो प्रमोट करती है किस चीज़ को, जेंडर इक्वलिटी इन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस। जेंडर इक्वलिटी को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली क्या है, पहला बोलता है इम्प्लीमेंटिंग करना कोटाज फॉर मैन इन पॉलिटिकल लीडरशिप पोजीशन। जेंडर इक्वलिटी अगर बात कर रहे हो तो मैन एंड वुमेन हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जेंडर इक्वलिटी की बात करो तो इसमें ए वाला बिल्कुल नहीं आता है ना, इम्प्लीमेंटिंग करने कोटाज, वो भी किसके लिए, खाली मैन के लिए, है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप पोजीशन से, तो उससे जेंडर इक्वलिटी की बात ही नहीं आती। सेकंड बोलता है एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो अभी आ गई बात, इक्वल बराबरी का हक दे रहे हो तो जेंडर इक्वलिटी की बात आ रही है, किसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बिल्कुल, डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी फैसला ले रहे हो, उसमें दोनों का बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है मैन एंड वुमेन की, तो उसमें वो क्या है, वो है इक्वल, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। बाकी एक्सक्लूडिंग वुमेन फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, इक्वलिटी की बात है तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसको इंक्लूड करना है। लिमिटिंग वुमेन एक्सेस टू वोटिंग राइट्स, तो अगर आप किसी चीज़ को लिमिटेड कर देते हो, कम कर देते हो, या उसकी कोई सीमा रख देते हो, तो फिर इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात ही नहीं आती है। हम देख रहे हैं जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है जिससे आपका आंसर आपके पास ही हो। एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी इन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, जो मैंने बताया वो क्या था आपको, जेंडर इनइक्वलिटी, उसके बारे में जेंडर लॉ, जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, उसके एमसीक्यूज आ गए। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में वो ही पढ़े थे आपने। तो आज के जो लेक्चर्स के बचे थे, ये पिछले एमसीक्यूज कुछ बचे थे वो पढ़ लिए, और आज हम पढ़ेंगे जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के एमसीक्यूज और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ साथ में। ठीक है, मैं तो 4 के 4 ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन देता हूँ और 4 के 4 ऑप्शंस का ये बताता हूँ कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, वो है तो क्यों है, तो ये चीज़ हो सकता है बाकी उस पर भी मिल जाए आपको यूट्यूब चैनल पे। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर सकता। ठीक है, हर किसी का पढ़ाने का तरीका, हर कोई यही चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट दूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो देखो अब हम पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर आपके ही कमेंट आते हैं, सर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज CEDAW स्टैंड फॉर। CEDAW है क्या, क्या चीज़ है वो। ठीक है, वो क्या चीज़ है वो हमने बताना है, क्या है वो। तो CEDAW का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये याद रखना, इसका क्या मतलब है, वो ये क्या है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये कब आया था, क्या है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है,
तो ये क्या है, बोलता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कब अडॉप्ट की थी 1979 में, ना कि 1799 बोलना था मैंने, लेकिन बट 1979 में अडॉप्ट की थी किधर, बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, ये याद रख लेना, ये आपको हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अगर समझ आ रहा होगा, एमसीक्यू समझ आ रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट बहुत मायने करते हैं हमारे लिए। ठीक है, खासकर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ह्यूमन राइट। इसमें से हमने देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, ऐसी जल्दबाजी में गलत करके नहीं आ जाना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इतनों में से हमने बताना है नॉट, याद रखना नॉट लगा है इसको, नॉट अ ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो, या कौन सी ऐसी टर्म्स है जो लॉ नहीं है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ के। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है राइट टू एजुकेशन। आपको पता है ये हर जगह आपको पता है कि इसको क्या है, ये हर जगह लगता है ना। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी, ये हर किसी को हक है। ठीक है, लेकिन ये नॉट बताया है इसीलिए हम क्या है, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी का भी हक है ना। ऐसा नहीं है ना कि ये चीज़ आपको नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी का हक, ये भी एक हक है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब कोई ये कमेंट करेगा शायद, आई थिंक अब वो उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन आपका राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, हाँ, तो इसमें बोलता है क्या है, ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, नॉट अ ह्यूमन राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट की बात कर रहा है। तो इसमें जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है ना, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, याद रखना। ठीक है, इज़ नॉट है, अगर नॉट नहीं होता, ह्यूमन राइट्स होता तो ये बाकी थे। ठीक है, तो यही चीज़ है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, ये क्या है, ये ह्यूमन राइट नहीं है। बोलता है वाइल इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज द राइट टू ट्रेवल, इट इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज अ ह्यूमन राइट्स, इज मोस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये क्वेश्चंस आप समझ भी रहे होंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ भी आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और समझ आए तो ही अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ना, वरना ये तो बोरिंग हो जाएंगे आपके एमसीक्यूज। ठीक है, विच कंट्री, आप बताना है हमने, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है। ठीक है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट, जिसमें जो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन, जिसने सबसे पहले किस चीज़ के राइट्स दिए थे वुमेन को, वोट के। तो सबसे पहले बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है, वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड ग्रांटेड वुमेन टू राइट टू वोट इन 1893। ठीक है, याद रखना ये दिए भी कब था, राइट टू वोट कब दिया था, 1893 में, मेकिंग इट इज़ द फर्स्ट सेल्फ गवर्निंग कंट्री टू डू सो। ठीक है, यही पहली कंट्री है जिसने सबसे पहले ये दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है व्हाट डज LGBT स्टैंड, क्या करता है LGBT, होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको पता भी है, लेस्बियन होता है, गे होता है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, क्वेश्चनिंग होती है, या क्वेर बोलोगे आप। ठीक है, क्वेर होता है, क्वेर एंड अदर्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेर होता है। ठीक है, क्वेश्चनिंग नहीं आता, पहले क्वेर आता है। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चनिंग नहीं होता, क्वेर होता है, लेकिन क्वेर ही है इसकी जो टर्म सही तरीके से है। ठीक है, ये देख लो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी इसकी, कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेर एंड अदर्स, LGBTQ प्लस इज एन, किस चीज़ का एक्रोनिम है, किस यूज़ होता है, टू रिप्रेजेंट अ ब्रॉड एरे ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज़ के लिए। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है क्वेश्चन जो आपका जो टॉपिक है ये है ही इसका, कि जेंडर लॉज क्या थे, ह्यूमन राइट्स क्या हैं। ठीक है, तो कुछ लॉज मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। ठीक है, उनको भी देख लेना। ठीक है, लेक्चर ज़रूर देख लेना, लेक्चर से आपको क्या है कि चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो वहाँ पे चीज़ें कवर नहीं होंगी या वहाँ पे समझ नहीं आएगी, हो सकता है वो MCQs में आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो MCQs और लेक्चर दोनों ही ज़रूरी हैं। ठीक है, बोलता है विच डॉक्यूमेंट सर्व्स
एज अ फाउंडेशन, हमने क्या है इसमें बोलते हैं, इसमें क्या है, विच डॉक्यूमेंट सर्व्स एज अ फाउंडेशन ऑफ किस चीज़ की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की, ठीक है, कौन से, तो वो आपको पता होगा। सबसे पहले है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यही चीज़ है, यही क्या है, यही डॉक्यूमेंट सर्व क्या करता है, फाउंडेशन किसकी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, ह्यूमन राइट्स लॉ। थोड़ा यहाँ पे और इसके बारे में भी देख लो, बाद में भी काम ही आएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड क्या हुआ था, कब हुआ था, अडॉप्टेड किसने किया था, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, याद रखना, इन 1948। ये डेट्स जो है ना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आप नोट्स बनाओगे वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स सेट आउट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी, बोलते हैं व्हाट डज GBV स्टैंड फॉर, ठीक है। GBV आपको पता है जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो पहले भी बताया हुआ है ना, ठीक है। GBV जेंडर बेस्ड वायलेंस है। GBV रेफर टू द वायलेंस डेट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ जेंडर नॉर्म्स एंड अनइक्वल पावर डायनेमिक्स बिटवीन जेंडर्स, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि क्या होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो जेंडर के बेसिस पे हो, जो क्या करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि अनइक्वल क्या है, जो हमारा रिजल्ट क्या करता है, जेंडर नॉर्म्स एंड अनइक्वल पावर, ठीक है, डायनेमिक बिटवीन किसके, जेंडर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलते हैं विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन प्रमोटिंग, इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है किस चीज़ को प्रमोट करने में, जेंडर इक्वलिटी को एंड वुमेन को एम्पावरमेंट करने में, है ना, वुमेन को ताकतवर बनाने में, कौन सी वो जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, प्रमोट करती है या फोकस करती है ना, तो कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है UN वुमेन, ठीक है, याद रखना। UN वुमेन जो है इज़ ए यूनाइटेड नेशन एंटिटी डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि UN जो वुमेन है ये क्या है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है, UN वुमेन इज़ द यूनाइटेड नेशन एंटिटी डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ऊपर मैंने बोला था जेंडर बेस्ड, क्या बोला था, जेंडर बेस्ड वायलेंस था ना ये ऊपर वाला क्वेश्चन, GBV, वैसे ही एक और टर्म आई FGM, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए और मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है, हो सकता है वो कोई एब्रिविएशंस दे दे ऐसे ही, ठीक है। तो क्या बोलता है इसमें क्या है, FGM क्या है, स्टैंड फॉर किसके लिए है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस, ठीक है, याद रख लेना। ये आपको क्या है, ये आपके हो सकता है MCQs में कहीं आ जाए, है ना, या शॉर्ट में कहीं होगी तो आपको देख जाए तो हाँ इसका पता हो सकता है दूसरा कोई इसके ऑप्शंस में जो हो उसकी वजह से कहीं ये गलत ना हो, ठीक है। FGM किस क्या स्टैंड करती है, फीमेल जेनिटल, ठीक है, जेनिटल म्यूटिलेशंस। जेनिटल आपको पता ही है, जेनिटल होता है जो जनन संबंधी होता है ना, तो म्यूटिलेशन होता है जो हिस्सा होता है, अंग भाग जिसको बोलते हो, ठीक है, उसी के लिए क्या होता है, FGM स्टैंड होता है। FGM फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM refers to the partial or total removal of external female genital for non medical reasons, ठीक है। ये देखो एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देखो अभी फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि नॉट कंसिडर है, ठीक है, जो नॉट कंसीडर करता है किसके लिए, फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू CEDAW, ये हमने ऊपर पढ़ा भी, ठीक है। तो कौन सी इसमें वो है, अब आपको पता है CEDAW में जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है, ये भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में हमने नॉट बताना है जो नहीं होता है। अनइक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क्स, ठीक है, होता है ना, वुमेन को अनइक्वल पे किया जाता है, हालांकि वो काम क्या है इक्वल करते हैं मगर पे जो होता है वो अनइक्वल होता है, तो ये चीज़ भी नहीं है। फोर्स्ड मैरिज भी होती है, बट मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन्स नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो D है, ठीक है। तो D इसका क्या है, सही ऑप्शन है कि मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, while mandatory military service could be considered as discriminatory, it is not explicitly addressed in CEDAW as a form of discrimination against women, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वुमेन राइट
which human right principle emphasizes that all individuals are entitled by the to the same rights and freedoms without discriminations। ठीक है, कौन सा इसमें राइट है? विच ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स, जो किस पे ज़्यादा जोर देता है? एम्फिसाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स। ठीक है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर किसी की क्या है? सेम राइट्स की बात करता है। तो कौन सा वो है? वो राइट टू इक्वलिटी है, ये याद रखना। लिबर्टी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो राइट टू इक्वलिटी है, जो एम्फिसाइज करता है, जो जोर देता है डेट ऑल इंडिविजुअल आर एंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स बिना डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, याद रखना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के। राइट टू इक्वलिटी द प्रिंसिपल एंड टाइटल एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल आर ट्रीटेड फेयरली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस के बाद बोलो, जेंडर का, रिलीजन्स की बात। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, आर्टिकल की बात भी की थी इस पर। ठीक है, आप जो लेक्चर है वो ज़रूर देखना। विच इंटरनेशनल ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेस टू द राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कौन सी वो इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इस चीज़ के बारे में एड्रेस करती है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो वो कौन सी है? वो है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये याद रख लेना, यही वो ट्रीटी है। तो यही वो बात करेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिस ट्रीटी एम टू प्रमोट, इसका क्या मकसद है? प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड एंश्योर देन फुल एंड इक्वल एन्जॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं विच टर्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर सेक्स असाइंड एट बर्थ। ठीक है, बोलता है कौन सी वो टर्म्स है जो क्या है? बोलते हैं जो टू द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग ट्रेडिशंस, क्या असाइन करने हैं? ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जो भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं ना, जैसे चल रहे हैं उसी को समझो एक किस्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ट्रेडिशनल जेंडर रोल टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर, किसके बेस पे? सेक्स के बेस पे असाइंड होते हैं एट बर्थ, पैदा होते ही। तो ये आपको पता है ये क्या चीज़ होती है? जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है हमारी। ठीक है, इसीलिए यही होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं वो इंडिविजुअल को बेस्ड होते हैं सेक्स के। ठीक है, ये आपको पहले भी थोड़ा बताया हुआ है कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है ना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन्वॉल्व होता है एट्रीब्यूटिंग सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल्स, बिहेवियर इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड जेंडर। ठीक है, तो 13th का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव राइट्स में से इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, नहीं है की बात अभी चल रही है। ठीक है, तो एक्सेस टू कंट्रासेप्शंस नहीं है। ठीक है, आपको पता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ये नॉट बताया है, तो ये रिप्रोडक्टिव का राइट्स है। ठीक है, निरोध, कंट्रासेप्शंस मीन्स निरोध करना या उसको लेना, एक्सेस करना, तो इस चीज़ का ये राइट, ये जो कंपोनेंट है वो है रिप्रोडक्टिव राइट्स का। ठीक है, याद रखना। तो बी वाला क्या बोलता है? बी का है एक्सेस टू सेफ एबॉर्शंस, तो ये चीज़ भी है, बिल्कुल है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की है। ठीक है, नॉट की बात की है, हम राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरा बोलता है राइट टू फोर्स्ड, अब किसी को ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन की बात करना, बिल्कुल ये क्या है? ये नहीं है। ठीक है, यही इसका सही ऑप्शन है। ठीक, राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर बिल्कुल है, राइट है ना, हक है इस चीज़ का। तो इसीलिए हमने बोलना था कि नॉट की कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये जो बाकी के 3 है ये की कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव राइट्स के, याद रख लेना। ठीक है, राइट टू फोर्स स्टेरिलाइजेशंस। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशंस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये CEDAW स्टैंड होता है। ठीक है, उसका ही ये मतलब है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये क्या है? ये कमेटी ऑन द एलिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, उसी का मैकेनिज़्म है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स मैकेनिज़्म जो इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये आपको पता है, इसके बारे में इतनी बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर
देखो हमने क्या बताना है, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल। इंडिजियस पीपल कौन से पीपल हैं, इंडिया के। इंडिजियस मतलब इंडियन पीपल्स, ठीक है, मतलब इंडिजियस का कुछ और मीनिंग निकाल दोगे आप। तो वो कौन से राइट्स हैं, वो कौन सा इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन राइट टू इंडिजियस पीपल, तो वो बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल, ठीक है। इंडिजियस का मतलब ही है इंडियन पीपल, तो उसी की डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल्स, ठीक है। ये अब कब आया था ये बोलना ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल अडॉप्टेड बाय द किसने, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2007। द डिक्लेरेशन आउटलाइन द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली एड्रेस टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली एड्रेस टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो कौन सा है, राइट की बात है वो भी चिल्ड्रंस की, तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो कौन सा है वो। सबसे पहला बोलता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ओवरसीइंग द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं है, UNDP का ये काम नहीं है, या ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल ILO के ही अंडर आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। सी इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं आता, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी, यूनाइटेड नेशन दैट सेट्स, उसका क्या काम है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड एंड प्रमोट सोशल जस्टिस डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल और परस्यूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, अगेंस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल, ठीक है, और परस्यूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो वो होमोफोबिया है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि होमोफोबिया क्या होता है, ठीक है। होमोफोबिया रेफर करता है प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है, और हॉस्टिलिटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स हु आर परस्यूड टू बी गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट फोकस स्पेसिफिकली ऑन द राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है, याद रख लेना। बोलता है विच ह्यूमन राइट्स, कौन से वो ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किस पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं स्पेशली ऑन द राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है। रिफ्यूजीज कौन से होते हैं, वही जो आते हैं ना बाहर के रिफ्यूजीज, उसके लिए राइट्स होते हैं, और डिस्प्लेस्ड पर्सनस जो भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से ह्यूमन राइट्स रहते हैं हमारे पास, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, ठीक है। तो कौन सा रहता है ये आपको पता है, वो कन्वेंशन ऑन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है, ये आपको पता है, कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। दिस ट्रीटी डिफाइंस हु इज रिफ्यूजी, आउटलाइंस राइट टू द रिफ्यूजीज, उसके क्या राइट्स हैं, कौन रिफ्यूजीज हैं, एंड सेट आउट द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ राइट्स, नॉट आया है, फिर से क्वेश्चन में नॉट आया है मतलब नहीं है, राइट्स टू प्रोटेक्ट बाय द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। तो वो कौन सा है, बोलते हैं सिविल राइट्स, आपको पता है ये भी किसकी कैटेगरीज में आता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में आता है। इकोनॉमिक राइट्स ह्यूमन राइट्स में आता है, ठीक है। तो कल्चरल राइट्स जो है, कल्चरल राइट्स नहीं आते हैं इसमें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में नहीं आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट्स भी आते हैं, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है हमने नॉट बताना है, तो 22 का सी है। कल्चर राइट्स, वाई कल्चर राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन वेरियस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, दे आर नॉट टाइपिकली categorized as one of the primary categories of rights protected by international human rights laws, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर के बेस पे, ठीक है। सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, ठीक है।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो आपको मैंने बताया कि क्या होता है ना, भेदभाव जिसको बोलते हो आप डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या बात करता है, रेफर करता है टू द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ठीक है, जिसमें भेदभाव बोला मैंने, ऑफन रिजल्टिंग इन अनइक्वल एक्सेस टू राइट्स अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स टॉर्चर, देखो प्रोहिबिट्स करना, टॉर्चर करना, क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट की बात करना, कौन से इसमें ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, जिसमें टॉर्चर भी हो, है ना, सताना जिसको बोलते हो, या प्रोहिबिट्स रोक लगाना या मना करना है, क्रूअल्टा जालिम बेरहम क्रूअल इनह्यूमन जिसको निर्दय कठोर बोलोगे आप, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए कौन से डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट है ना, अपमानजनक बात जो बोल सकते हो, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट करना, है ना, अपमान करना और पनिशमेंट करना, तो उसके लिए कौन से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, तो उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स है वो है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट की बात आई है, ये ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट, ठीक है, या स्टेटमेंट दिया होगा, है ना, तो ये चीज़ें ही आजकल ज़्यादा पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी, नॉट बताना है जो नहीं है जेंडर इक्वलिटी का, ठीक है। अब इक्वल राइट्स को आप कभी नहीं बता सकते कि नहीं है ना, बता सकते हो। अब इक्वल राइट्स है तो इक्वल हर किसी को बराबर है, तो ये तो ठीक है, ये इसका जो है कोर प्रिंसिपल है जेंडर इक्वलिटी का, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी रहती है, चल ठीक है, लेकिन इक्वल आउटकम्स नहीं रहते, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट रहता है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करो, ठीक है, लेकिन इक्वल आउटकम्स नहीं रहते, ठीक है। आउटकम्स होता है नतीजा, ठीक है, परिणाम जिसको बोलोगे, ठीक है। तो वो जेंडर इक्वलिटी के इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल्स, ठीक है। इक्वल आउटकम वाइल स्ट्राइविंग फॉर इक्वल आउटकम्स इज एन एस्पिरेशंस इन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल ड्यू टू वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। इनकी ही वजह से, चाहे वो सोशल फैक्टर बोलो या कल्चरल फैक्टर बोलो या इकोनॉमिकली फैक्टर बोलो, तो उनकी ही वजह से क्या है, इक्वल आउटकम्स नहीं होते, ठीक है, नतीजे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेस टू द राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, किसके कंटेक्स्ट में, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को लेके, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, डिसेबिलिटी बोला है, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट, तो ये आपको पता है कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली, ठीक है, मेंशनड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नॉट बोला है, जो मेंशन नहीं है किसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। अब राइट टू एजुकेशन आपको पता है, ठीक है, राइट टू हेल्थ जो है वो भी है। अब राइट टू इंटरनेट एक्सेस हर किसी को नहीं है, मतलब नॉट है ना, ये नॉट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है हमारा ये, ठीक है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस, राइट टू वर्क है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो सी है, ठीक है। बाकी जो है वो ये नॉट में नहीं आते हैं, ये यस में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस वाइल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेट अफेक्टेड देयर लाइव्स, ठीक है। क्या बोलता है, वट विच प्रिंसिपल, है ना, एम्फेसाइज किस पे ज़्यादा वो जोर देता है, द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेट अफेक्ट देयर लाइव्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, बोलता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशंस, ठीक है। सबसे पहला बोलता है जो है किसका, सेल्फ डिटर्मिनेशंस की बात करेगा तो उसका कहाँ, वो उस पर जोर नहीं देता है ना, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज टू राइट टू इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेट अफेक्ट देयर लाइव्स, ठीक है। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशंस नहीं है, राइट टू प्राइवेसी भी नहीं है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस भी नहीं है, तो इसमें इफेक्ट किसका पड़ता है, राइट टू पार्टिसिपेशंस, ठीक है, याद रखना राइट टू पार्टिसिपेशंस से ही क्या है, एम्फेसाइज होता है
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है। तो राइट टू पार्टिसिपेशन, दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट्स, है ना। पार्टिसिपेशन से किसके राइट्स रहते हैं, रिकॉग्नाइज क्या करता है ये, इंडिविजुअल राइट्स टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस। डिसीजन जब वो पार्टिसिपेशन होगा फिर वो डिसीजन भी लेगा, है ना। डिसीजन दैट इम्पैक्ट किस पे, देयर लाइव्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज़, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपके MCQs भी ख़त्म हुए, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो लेक्चर पे होगी, ठीक है। तो आज के MCQs इतने ही। अब आप MCQs को ज़रूर देखो, जहाँ पे समझ नहीं आई है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी लेक्चर पे होगी। थैंक यू।